उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। चंपावत में बारात से लौट रही गाड़ी खाई में जा गिरने की वजह से 14 बारातियों की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। 14 लाशें अब तक खाई से निकाली जा चुकी है। हादसे में शदीद जख्मी 2 अफराद को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मामले पर वजीर आजम ने ट्वीट कर अफसोस का इजहार किया है। ये बहुत दुखद घटना हुई है। रात को टनकपुर से डांडा कठोर रीठा साहिब थाना क्षेत्र के लिए गाड़ी में सवार लोग जा रहे थे, बारात से लौटकर जा रहे थे और गाड़ी पूरी खड्डे में गिर गई, जिसके कारण से 11 लोगों की मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई है। अभी पूरा प्रशासन की टीम वहाँ पर लगी हुई है। हम लोग पूरे लगातार संपर्क में हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए और वहीं पर उनका जो पोस्टमार्टम है वहीं पर करवा के उनको डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सुपुर्द की जाए। बहुत दुखद घटना, जो भी ज़रूरी जो कार्रवाई है वो करी जा रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हिमाचल प्रदेश के हरोली सब डिवीजन के सनती इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसकी वजह से कई धमाके हुए। इस हादसे में 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कर्नाटक के शिमोगा में हालात काबू में है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया है। अमीर अहमद सर्कल, के रोड, शिवपा नायक सर्कल, सगेहिटी और दीगर इलाकों में रूट मार्च किया गया है। शिमोगा में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 से पूछताछ की जा रही है। But only thing I would say that as far as 144 CRPC is concerned, prohibitory orders and whatever ongoing things that have happened, all legal actions are being initiated, and I spoke to the DC and SP, and it will be done. Sir, it will be done. Sir, SP said that 4 more people have involved in this particular murder, apart from those 2, totally 6. Have you sent any special team outside Shimoga district to detain or arrest them, or what is the update status of that? No, you see, yesterday Mr. Murugan also updated you. All accused have been identified. Teams are outside as well as within Shimoga district. So the work is going on, and we are on the verge of closing out and completing the detection and getting the accused person. Sir, about the victim, sir, the victim, did he have a history himself, sir? I would check that. So I would check that. So a few organizations have also asked for permission to carry out a rally again, sir. Would that be granted to them, considering the situation here? No, I don't think that is this thing. There won't be any processions. See, as of now. हमारे नुमाइंदे रोफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, इस मामले को लेकर के क्या कुछ तहकीकात अभी तक हो चुकी है? जी देखिए, जैसा कि सुबह में हमने इत्तला दी थी कि इस पूरे मामले में जो है कत्ल के जो मामले में 2 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया था। अभी जो है मजीद एक और मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 गिरफ्तारियां हर्षा नामी बजरंग दल के कारकुन के कत्ल के मामले में पेश आई हैं और मजीद कई अफराद से जो है पूछताछ का सिलसिला जारी है। और जहां तक जो तशद्दुद पेश आया तो उस ताल्लुक से भी जो है कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अभी इस ताल्लुक से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये तफसीलात, ये मालूमात अभी पुलिस की जानिब से नहीं फराहम की गई हैं। तो कुल मिलाकर शिमोगा में इस वक्त हालात काबू में हैं और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर अमन व अमान बरकरार रहे और जो एक कत्ल के वाक़े के बाद जिस अंदाज में तशद्दुद पेश आया है उसकी बेंगलुरु और कर्नाटक की अहम मिली तंजीमों और उलमाए कराम ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मिली तंजीमों और उलमाए कराम का कहना है कि कत्ल का वाक़या काबिल मजम्मत है। मजहब इस्लाम हो या में कहीं भी
जो है किसी की जान लेने की कोई भी इख्तियार किसी को भी नहीं है। लेकिन इसके वाक़ये के बाद जिस अंदाज में वहाँ तशद्दुद हुआ है और एक तबके को जो निशाना बनाया गया है, उसकी भी उलमाए कराम ने सख्त मजम्मत की है और ये अपील की है कि हुकूमत और पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे। क्या इस पूरे मामले को लेकर के बजरंग दल के कारकुनों से कुछ पूछताछ हुई है? क्योंकि जिस तरह से तशद्दुद हुआ है रात में, माना जा रहा है कि जो आई विटनेसेस है उनका कहना है कि रात भर वहां पर जो शरपसंद है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और एक डर का माहौल पैदा किया गया था। जी देखिए, जिस अंदाज में वहाँ पर सियासत इस वक्त जारी है तो लोगों में जो है खौफ और हिरास का माहौल है। लोग खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर बेंगलोर में वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर ने ये बात कही कि जो कत्ल के वाक़े के बाद जो तशद्दुद पेश आया उसके लिए सीधे सीधे रियासती वजीर ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हर्षा के कत्ल के बाद उनकी आखिरी रसूमात के लिए जो रैली निकाली गई थी वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को उनके अपने बयान से उन्होंने मुस्तैल करने की कोशिश की। इस वजह से जो है तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। वेलफेयर पार्टी ने अपना बयान इस सिलसिले में जारी किया है। तो कुल मिला देख रहे हैं कि एक तरह से यहाँ पर सियासत हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो खौफजदा हुए हैं उनमें एक भरोसा और एतमाद बहाल हो, इसकी जानिब कोशिश करने की सख्त अशद जरूरत महसूस की जा रही है। तो जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की थी, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? जी अभी कोई इस तरह से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वजीर दाखिला अरग ज्ञानेंद्र ने ये बात यहाँ पर कही कि वो जो तशद्दुद हुआ है उसके भी जो है उसके मुल्जिमीन को या जो तशद्दुद बर्पा किए हैं उन्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस जो है पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और उन्होंने ये बात भी कही कि ये चंद एक बीजेपी के लीडरों ने मुतालिबा किया कि कत्ल के वाक़े की NIA के जरिए जांच हो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जरिए जांच करवाई जाए। तो अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि बीजेपी के लीडरों के इस बयान पर यहाँ के वजीर दाखिला ने कहा कि NIA की जरूरत नहीं है, पुलिस में ये सलाहियत है, काबिलियत है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर लेगी। बिल्कुल जांच किया जाएगा और तमाम तर पहलू जो है सामने आ जाएंगे, लेकिन साथ ही क्या जो नुकसान पहुंचाया गया है लोगों को उस हवाले से भी तहक़ीक़ात हो रही है और उस हवाले से जो नुकसान हुआ है क्या उनके लिए किसी तरह की मदद की बात की जा रही है? जी बिल्कुल भी, इस वक्त जो है वहाँ पर सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि हालात को काबू में लाया जाए और काफी जो नुकसान जो हुआ है, चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो खौफ और हिरास का मामला पैदा करने की बात हो, तो इस सिलसिले में भी जो है यहाँ की मिली तंजीमें आवाज उठा रही हैं कि खास तौर पर अक़लियतों की हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत यकीनी बनाए। रऊफ, ये बता दें कि जो हालात बने हुए हैं शिमोगा में, क्या उसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है? जी यहाँ पर देखिए कि आज भी जो है यानी कि कल भी हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरे किए जगह जगह पर, और आज भी कई मकामात पर एहतिजाजी मुजाहिरे हुए हैं। चंद एक जगहों पर बंद का माहौल भी देखने को मिला है इस एहतजाज की वजह से। तो रियासत के इस मामले का असर रियासत के दीगर शहरों में भी देखने को मिल रहा है और पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है और अब कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इतलात नहीं मिली है इस वाक़े के, शिमोगा के वाक़े के बाद। रूफ, ये मामला जिस तरह से सियासी तौर पर इस पर बयानबाजी हुई और कई ओपोजिशन लीडरान जो है वो ये भी कह रहे थे कि हिजाब का जो मामला है उसको डाइवर्ट करने के लिए, सबोटाज करने के लिए भी ऐसा रंग दिया जा रहा है। जी देखिए, ये जो शिमोगा का में तशद्दुद और कत्ल का जो मामला पेश आया एक ऐसे वक्त में पेश आया कि जब पूरे रियासत में जो है
हिजाब के सिलसिले में हंगामा बरपा था, तनाज़ा जारी था और हिजाब की तायद में, हिमायत में बड़ी तादाद में तंजीमें इसके लिए एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। तो दूसरी जानिब कर्नाटक की असेंबली में ईश्वरप्पा के खिलाफ मसलसल 6 दिनों से दिन और रात का एहतजाज, सिर्फ दिन का एहतजाज नहीं, रात और दिन का एहतजाज कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी थी और ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालिबा करते हुए एहतजाज का सिलसिला जारी था, क्योंकि ईश्वरप्पा ने भगवा झंडे की हिमायत में बयान दिया था और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने जो है रास्त तौर पर कौमी परचम की तौहीन की है। तो इस तरह की सियासत आगे बढ़ती हुई जा रही थी कि अचानक कत्ल का वाकया पेश आया और इसके बाद जो है तशद्दुद के वाकयात पेश आए। तो कहीं न कहीं जो है मामले का सियासी पहलू भी हो सकता है, ये बात भी कही जा रही है। मुनज़्ज़म, बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। शिमोगा में बजरंग दल कारकुन के कत्ल और उसके बाद पेश आए तशद्दुद के वाकयात की उलमाए किराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने मजम्मत की है। बेंगलुरु में मारूफ आलिम दीन मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि हुकूमत और पुलिस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन बेकसूर अफराद को हरासा न करे। वेलफेयर पार्टी के रियासी सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि शिमोगा में कत्ल के वाकये के बाद पेश आए तशद्दुद के लिए रियासी वजीर ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। इस्लाम में किसी को कत्ल करना हराम है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी के भी कत्ल की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। हम सबसे पहले जो कोई भी इसको किया है उसको कंडम करते हैं, उसको हम अच्छा नहीं समझते। ये हम सबसे पहले मैसेज देना चाहेंगे। अब ये कत्ल हुआ है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे, जो मुजरिम है उसको सज़ा दे, इसलिए कि हमारा यहाँ का कानून है, जो मुजरिम है उसकी अदालत में पेशी होगी, उसकी पकड़ दकड़ होगी, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी उस पर। लेकिन इसके आड़ में बेचारे वो मुसलमान जो दुकान बनाए हुए हैं, जो घरों में हैं, हमारी औरतें घरों में हैं, उनके चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये हमारी मुल्क की परंपरा नहीं है और इंसानियत के मुतरादिफ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के हवादिसात पेश आते हैं तो लोगों को ये लॉ एंड आर्डर अपने हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पुलिस यहाँ पूरा लॉ एंड आर्डर करेगी और हम देख रहे थे कि पुलिस के सामने जलाया जा रहा था, इसको भी हम कंडम करते हैं, क्योंकि हमारे कर्नाटक की पुलिस के सिलसिले में हमको ये एतमाद है कि ये अच्छे से अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ हमको ज़रा फेल होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बता दें कि शिमोगा में हालात अब काबू में है। जिस तरह से कत्ल का मामला पेश आया और उसके बाद तशद्दुद बरपा हुआ, और इस हवाले से आपको बता दें कि चार जानिब से कत्ल की मजम्मत की जा रही है, कंडेम किया जा रहा है और कोई भी तबका, कोई भी समाज जो है कत्ल को सपोर्ट नहीं करता, कंडेम किया जा रहा है चार जानिब से ही। आप सुन रहे थे मारूफ उलमाए किराम जो है वो इस मामले को लेकर के मजम्मत कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह भी कहा जा रहा है, ये भी अपील की जा रही है कि जो बेकसूर जो अफराद है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो बेकसूर है उनको हरासा नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को इतवार के दिन शिमोगा में हर्ष नामी नौजवान का जो कत्ल हुआ है, हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से इस पर सख्त अफसोस का इजहार करते हैं और इसकी सख्त कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द खातियों को ढूंढा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस हादिसे के बाद जो फसादात हुए हैं, इन फसादात की रास्त जिम्मेदारी इस रियासत के वजीर ईश्वरप्पा पर जाती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो फसादात हुए हैं वो ईश्वरप्पा की वजह से हुए हैं, उनके बयान की वजह से हुए हैं। उन्होंने रियासत के अमन अमान को खराब करने की कोशिश की और ये बार बार कर रहे हैं और ये इनके इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे गरीब लोगों के वहां जो नुकसान हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि फौरन उस नुकसान की तलाफी की जाए और ईश्वरप्पा को कैबिनेट से बरतरफ किया जाए और
उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और एक हाई लेवल कमेटी से जो है इस हादसे की इंक्वायरी होनी चाहिए। वेलफेयर पार्टी का मुतालबा है कि ईश्वरप्पा को फौरन बरतरफ किया जाए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए हिंदू तंजीमों के बाद अब मध्य प्रदेश उलमाए बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजधानी भोपाल में मुनक्किदा उलमा बोर्ड की मीटिंग में लव जिहाद को रोकने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के सदर सईद अनस अली नदवी का कहना है कि सिर्फ शादी करने के लिए मजहब की तब्दीली की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और उलमा बोर्ड चाहता है कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। मिलकर ये फैसला लिया कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबा मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रदेश में और अपने मुल्क के अंदर अमन, शांति, सौहार्द का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है हम उसको कायम रखना चाहते हैं और हमने यहाँ से सबको लेटर लिखे हैं, जितने भी निकाह ख्वाह हजरात हैं। और हमारे यहाँ भोपाल अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में इस पे कई सालों से अमल है कि लड़का और लड़की का जो निकाह होता है उसमें माँ बाप और पेरेंट्स की मौजूदगी होती है और यहाँ पे किसी एक धर्म का दूसरे धर्म वाले से निकाह नहीं होता। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी जहाँ पे कुछ काजियों ने, निकाह ख्वाह हजरात ने इस तरीके का अमल किया। हम उसकी जांच भी कर रहे हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगर हमने आज यहाँ सबसे जितने निकाह ख्वाह मध्य प्रदेश में हैं, काजी हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, उन सबसे चिट्ठी लिखकर और सख्ती के साथ उनसे अपील की है कि इस तरीके का अगर कोई निकाह पढ़वाने आपके पास आता है तो बिल्कुल निकाह पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि इस मुल्क का और मध्य प्रदेश का माहौल बरकरार रहे। अगर इस तरीके का कोई काम करता है काजी या निकाह ख्वाह तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिर्फ शादी के लिए आप मजहब को तब्दील कर लें। अगर कोई मजहब किसी को मजहब के अंदर अपने मजहब को मानने की सबको आज़ादी है और अपने मजहब पर अमल करने की भी पूरी आज़ादी, मगर ये नहीं है कि आपको अगर कोई दूसरे मजहब का शख्स पसंद आ गया तो आप उसके लिए अपने मजहब को बदल लें। मजहब तब्दील करना सिर्फ शादी के लिए ये मुनासिब नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नांदेड़ में इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन स्टडीज़ की जानिब से आला तालीम का हुसूल, मौक़े और तरीक़ेकार के उन्वान से एक सेमिनार का इनक़ाद अमल में लाया गया। सेमिनार में माहिर तालीम डॉक्टर काज़िम मलिक, डॉक्टर सिद्दीक़ अहमद और रियासी तालीमी बोर्ड के मेंबर मलिक निज़ामी और दीगर ने शिरकत की है। सेमिनार में आला तालीम के हवाले से तुलबा में शोर बेदार करने की कोशिश की गई है। सेमिनार का असल मकसद था कि हायर एजुकेशन के लिए जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या सिविल सर्विसेज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उन एग्ज़ाम्स को लेकर अवेयर करना और साथ ही जितने स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम्स है 5th to 10th के बीच में उन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कैसे होता है उसकी सारा गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आज इस प्रोग्राम में, इस सेमिनार में दी गई है। साथ ही अवेयरनेस के साथ साथ हमने जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है खासकर नांदेड़ सिटी के लिए रेडिएंट इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको भी बताया गया है कि खाली अवेयरनेस पर जो है काम ख़त्म नहीं होता। अगर हम कम्युनिटी का बेहतर या रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म से मुहैया कराना ज़रूरी है। तो हमने रेडिएंट के नाम से पिछले 2 साल से जो इंस्टीट्यूट की शक्ल में जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है वो भी लोगों को इसका भी तारुफ दिया गया है। आज जो रेडिएंट इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे आए और IIT, JEE और नीट जैसे इम्तिहान में बच्चे आला मुकाम पर आए और अच्छे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए मैनेज्ड है उसमें दाखिला ले और नांदेड़ जैसे शहर में एक बड़ी फ़ौज अच्छे और काबिल डॉक्टर और इंजीनियर के बने। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, इसके लिए रेडिएंट मुबारकबाद का मुस्तहक है।
मुल्क में कोरोना के केसेस में काफी हद तक कमी आई है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,405 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 235 अफराद की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि इसी अरसे में 34,226 लोग शफायाब भी हुए हैं। मुल्क भर में 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए अब तक 175 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा मरकज और रियासी हुकूमतों की जानिब से एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने अवाम से लगातार अपील की जा रही है। अब्दुल कलाम आज़ाद की आज 64वीं बरसी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद एक अजीम खतीब, ज़बरदस्त सहाफ़ी, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाया मुफक्किर, फ़लसफ़ी और जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा थे। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर तालीम मुकर्रर किया गया था। उन्होंने तालीमी निज़ाम का तफसीली जायज़ा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए और तालीम को आम करने के लिए कई इक़दामात किए। वो औरतों की तालीम के हामी थे। मौलाना आज़ाद का इंतकाल दिल्ली में 22 फरवरी 1958 को हुआ था। मुल्क भर में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की तहरीक कैसे फैल गई, सफाई मुलाजमीन की जिंदगियों में कैसे तब्दीली लाने की मुहिम शुरू हुई, ट्रेनिंग की जरूरत और अहमियत क्या है, आइए इन तमाम पहलुओं पर एक नजर डालते हैं मिशन पानी की रिपोर्ट में। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पटियाला का कैंट एरिया है। ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि कोविड-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। ये कोविड से भी खतरनाक है। क्योंकि जो हम सफाई करते हैं हमारे अंदर मिट्टी कट्टा जो भी है हमारे अंदर जाता है। हम वैसे के वैसे ही अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको भी डर है बीमारी से। इसीलिए जब मैंने सर से ट्रेनिंग ली, वैसी ट्रेनिंग किसी ने हमको कभी आज तक समझाया नहीं था। एक विश्वास की कमी देखने को मिलती है। वो जल्दी से हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि क्या सोचता की भी कोई ट्रेनिंग होती है। लेकिन पुराने जो विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे पास से ट्रेनिंग लेके जा चुके होते हैं, पास आउट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रेनिंग के बाद एक पॉजिटिव चेंज, एक डिग्निटी फील की है, उन लोगों को हम अपने साथ लेके आते हैं इन मीटिंगों में। जब वो बात करते हैं तो उन्हें वो रियल फील मिलता है कि हाँ सच में इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा है। हमारे ही समुदाय के भाई ने, हमारे ही जैसा काम करने वाले भाई ने इस ट्रेनिंग को लिया और उनको ये बेनिफिट हुए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर बाद में वो कन्विंस होते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। निवेशक अपने शेयर्स को दूसरे निवेशकों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी प्योरली एक डिजिटल एसेट है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। अब इनमें इवेंट्स करने के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ओनरशिप, हर शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्सेस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग का समय निर्धारित रहता है, वहीं क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते। इशू की लिमिट, पब्लिकली ट्रेंडिंग कंपनियां इंटरनल नियमों के आधार पर नए शेयर जारी कर सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जारी करने वाले संगठन की इंटरनल पॉलिसीज या ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कोड के अधीन है।
ट्रेंडिंग पेयर्स, स्टॉक को फिएट करेंसी से खरीद और बेचा जाता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने में अन्य क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग पेयर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी लो कैप कॉइन्स और टोकन का व्यापार करते समय निवेशकों को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेशन, जहां स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग के लिए रेगुलेशन है, वहीं क्रिप्टो एसेट ट्रेंडिंग के लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।